जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। इसमें हम लोग जो वीडियो में देखेंगे वो आर ओ यूपी पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं उसमें जो भी हिंदी के चैप्टर्स आते हैं हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। अगर मैं आपको आर ओ का सिलेबस बताऊं तो देखिए आर ओ में जो 6 चैप्टर आते हैं ना, तो पहला चैप्टर तो होता है कि पर्यायवाची, जो हम इसमें आगे कवर करेंगे। दूसरा चैप्टर होता है तत्सम तद्भव। तीसरा चैप्टर है वाक्य एवं अशुद्धि वाला जो चैप्टर होता है, या वाक्य एवं वर्तनी। एंड द फोर्थ वन इज विलोम शब्द। फिफ्थ में हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। अब जब हम विशेषण पढ़ेंगे तो विशेषण जरूर होगा इसके साथ में। और इसी प्रकार से अंत में अनेकार्थी शब्द जो है, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। माफ करिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दोनों में बहुत अंतर है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इतना हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो कुल मिला करके इसके अलावा भी हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे। और भी चीज़ें का मतलब है कि ये अन्य प्रतियोगियों के लिए भी है, तो जो यूपी पीसीएस के छोटे छोटे अन्य टॉपिक हैं, और इसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम लोग इस मतलब श्रृंखला में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं जिससे जो मूल है हमारा, मतलब जो जड़ है जिससे स्टार्टिंग हुई है उसके बारे में। तो उसका पहला चैप्टर है वर्ण विचार। वर्ण विचार जो है ये, इससे पहले हम पढ़ेंगे मेन व्याकरण। अब व्याकरण क्या है, इसको अगर हम तोड़ें यानी कि संधि विच्छेद करें तो वी प्लस आ प्लस करण। परिभाषा के आधार पर देखा जाए इसको, तो ऐसा ग्रंथ जो हमें भाषा को सरल माध्यम में प्रयोग करने के लिए अग्रसर करता है, अर्थात विचारों, भावों और लेखन को सरल और शुद्ध प्रयोग करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण बेसिकली क्या है, विचारों, भावों, लेखन को सरल एवं शुद्ध प्रयोग करने के लिए एक माध्यम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्याकरण। इतना आप लोग को समझ आया होगा। अगला क्या है, वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण एक किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम लोग वर्ण बोलते हैं। ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो एवं आगे विभाजन किया जाना संभव नहीं है, मतलब उससे वो एक लास्ट है बिल्कुल, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, आ, ई, उ, री। नेक्स्ट वन इज अक्षर। अक्षर जो होता है दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर के जो बनेगा वो अक्षर है। तो उच्चारण इसका जो होता है जीभ के एक झटके से कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग अक्षर बोलते हैं। जैसे का, ख, ग, आम, राम। अब देखिए इसमें जो का है, ये का है, और ये जो पहला वाला है ये क है। तो क और का में अंतर है कि जब इसमें हम छोटा आ जोड़ देंगे तब मिला करके का बनेगा। नेक्स्ट वन इज ध्वनि। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है, जो आप लोग ने पढ़ा होगा, सभी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अब क्या है, वर्ण के भेद। तो वर्ण को बेसिकली हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर आप जानते ही होंगे, सभी लोग ने पढ़ा है वॉवेल, और व्यंजन जो होता है कॉन्सोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम इसमें पढ़े स्वर वर्ण जो होता है किसी भी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से निकली हुई श्वास अर्थात सांस, वायु हमारे मुख से बाहर जब आती है और बिना किसी रुकावट या बाधा या संघर्ष के आती है तो वह ध्वनि स्वर ध्वनि कहलाती है। जैसे सामान्यतः मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो व्याकरण में 11 ऐसी ध्वनियाँ हैं जो स्वर वर्ण के रूप में मुख से निकाली जाती हैं। हालांकि सभी मुख से ही निकलती हैं, लेकिन इसमें क्या है, फेफड़ों में बिना रुकावट के निकल से आ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई, उ, इस तरीके से जो है, जो आप लोग ने अभी बोलने का ट्राई किया। तो री है, ए, ओ, औ। अगला आता है, तो ये याद रखने वाली कि 11 स्वर ध्वनियाँ हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने वाला, बाकी तो आप थोड़ा बहुत भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है स्वरों का वर्गीकरण। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः 5 आधारों पर किया जाता है। 5 आधार का मतलब है मात्रा काल। मात्रा काल का मतलब क्या है कि दूसरा उच्चारण के आधार पर, तीसरा जिह्वा से उत्थापित भाग के आधार पर,
चौथा ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर पांचवा है। तो मात्रा के आधार पर किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मतलब किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला जो समय है, उच्चारण में लगने वाला जो समय, उसे हम लोग मात्रा कहते हैं। इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। तो अब आती है बारी ह्रस्व स्वर की। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं, जिनमें एक मात्रा लगती है अर्थात समय कम लगेगा। जैसे इसके मूल स्वर जो है आ, ई, उ, री, ये सारी चीज़ें। और दूसरा है द्विमात्रिक शब्द। अब बोलेंगे आप सर द्विमात्रिक शब्द क्या होता है? तो जो द्विमात्रिक शब्द है तो ये क्या है, एक संयुक्त स्वर है, अर्थात जब 2 होगा तो संयुक्त ही होगा। तो बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ओ, इस तरीके से मिला के 7 हैं और ये हमारे 4 हैं। ठीक है, अगला क्या है, हम आते हैं प्लुत स्वर पे। तो जो प्लुत स्वर है वो मूल रूप से कोई भी स्वर प्लुत स्वर नहीं होता, परंतु जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्यतः 3 गुना समय लगता है तो उस प्लुत मतलब वह जो स्वर है वह प्लुत स्वर बन जाता है। जैसे आपने सुना होगा ओम, ये जो स्वर है तो ओ के बाद क्या है वो आता चला जाता है, इसलिए देखिए ओम, इस तरीके से जो होते हैं ये 3 गुना शब्द वाले वो हैं। ठीक है, तो 3 गुना समय लगता है। सॉरी, प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए उसके साथ 3 चिन्ह लगा दिए जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से दिया, तो देखिए मैंने बोला ओम, तो ये वाला। ठीक, अगला है उच्चारण के। अब क्या है, स्वरों का यह वर्गीकरण सर्वप्रथम पाणिनि के द्वारा स्वरचित अष्टाध्यायी, जो आपने पुस्तक सुनी होगी, बहुत चर्चित पुस्तक है, उसकी रचना में किया था। ठीक है, अगला है उच्चारण के आधार पर उच्चारण अनुनासिक और अननुनासिक। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस एक ना का है, ये जो बीच में लग जाता है। तो ये बहुत सरल है, याद रखना, जो आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब है जिन स्वरों का उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख एवं नाक दोनों से बाहर निकलती है तो वह स्वर अनुनासिक स्वर कहलाता है। अनुनासिक स्वर को दर्शाने के लिए चंद्र बिंदु, जो आपने ये पढ़ा होगा, इसका। जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है वर्ण विचार और शब्द विचार के बाद, तो उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे, जिसको अंग्रेज़ी में नाउन बोलते हैं। संज्ञा का मतलब जानने से पहले मैं ये पता होना चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज़ हमारे दैनिक जीवन में है, जो आप लोग करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई भी पदार्थ हमसे दिखाई देता है या हमें दिखाई देता है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है टेक्निकल टीम द्वारा, दिखाई देता है अथवा जिसका मन से अनुभव किया जाता है, उन सब पदार्थों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कुल मिलाकर जो बचपन में आपने पढ़ी होगी ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव, है ना, तो इसको याद करने का तरीका प्राणी हो गया, वस्तु हो गया, स्थान भाव अवस्था गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, पुस्तक, जयपुर, अच्छा, अमीरी, बालपन, ये सब है। अब आते हैं टाइप ऑफ संज्ञा। टाइप हर चीज़ का है, इंसानों के टाइप होते हैं, कई तरीके के होते हैं, उसी तरह की संज्ञा के भी टाइप हैं कई तरीके के। तो पहला क्या, व्यक्तिवाचक। देखिए हमारे ही ऊपर आ गया व्यक्तिवाचक। व्यक्ति का मतलब ये है, व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन अंग्रेजी वालों के लिए। दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा हो गया भाववाचक। तो इन तीनों का प्रयोग हम लोग करते ही हैं, तो उसी से हम लोग रिलेट करेंगे। व्यक्तिवाचक कि जिस संज्ञा में एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नहरों और नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, अनेक महीनों आदि के नाम आते हैं। जैसे व्यक्ति के हिसाब से राम, सीता, रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, जो आपके नाम हैं। वस्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो उषा, पंखा, मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वस्तु के नाम से। और स्थान तो आप जानते ही हैं, जैसे आप किसी स्थान का नाम है उस तरीके से ले सकते हैं कि किसी जगह आप रहते हैं, जिस जगह, जैसे आप कानपुर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, किसी भी जगह रहते हो, जिस जगह से आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं वो एक स्थान है। दूसरा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करना, व्यक्तियों के नाम आएंगे, ठीक है ना। तो व्यक्तियों के नाम कालिदास, अर्जुन, शेक्सपियर, ये तो इंग्लिश वालों ने पढ़ा ही होगा। दिशाओं के नाम उत्तर दक्षिण, सबको पता है, पूर्व पश्चिम। और देशों के नाम तो आप जानते ही हैं, हमारा भारत देश बहुत ही प्यारा देश है। पहाड़ों के नाम हो गए जैसे हिमालय, विंध्याचल, ठीक है, गोवर्धन। समुद्र के नाम तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और भूमध्य महासागर, भूमध्य सागर। अगला है
नदियों के नाम यमुना, गंगा, इस तरीके गंगा, यमुना, सरस्वती। दिनों के नाम सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। महीनों के नाम आपको पता है। पुस्तकों के नाम, पुस्तक जैसे क्या है, रामायण हो गई, गीता हो गई, बाइबिल हो गई, गोदान हो गई, कुरान हो गई। तो ये सारी क्या हैं, पुस्तकें हैं और बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं। समाचार पत्रों के नाम जैसे द हिंदू हो गए, जो आप लोग पढ़ते ही होंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण। त्यौहार व उत्सव, होली, ईद, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस जानते ही हैं। नगरों के नाम सीकर, जयपुर। प्रयास नहीं होगा, यहाँ प्रयाग होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। प्रयाग नगरी बहुत ही बढ़िया, जो कुछ समय से अभी फेमस भी है। और सड़कों चौकों के नाम जीटी रोड जैसे लाल चौक। ऐतिहासिक युद्ध के नाम जैसे पानीपत, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप वाला आपको याद होगा। अगला है राष्ट्रीय जातियों के नाम। तो क्या पाकिस्तानी, नेपाली, भूटानी, इस तरीके के ये राष्ट्रीय जातियाँ हैं। अब आते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा जानने से पहले एक बार व्यक्तिवाचक आपको रिमाइंड करना पड़ेगा कि व्यक्तिवाचक में मतलब क्या है। प्रॉपर नाउन के बारे में ही बताया जाता है, तो किसी आप समझ गए होंगे किसके बारे में, तो ये रिवाइज करने के लिए। फिर आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा शब्द के किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या आपने की पॉइंट इसमें पकड़ा? संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है किसी जाति के, ठीक है ना। इसका हम अपनी जाति से नहीं लेंगे। जाति का मतलब एक समूह है, काइंड ऑफ। जैसे आपने बोला प्राणी या गाय, आदमी, पुस्तक, नदी, पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशुओं, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूह वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। प्राणी, तो प्राणी के अनुसार जैसे क्या है, तो गाय है, मनुष्य है, हम लोग भी एक प्राणी ही हैं शायद, ठीक है ना। ये देखिए मनुष्य में ऊ की मात्रा। घोड़ा, तोता, कबूतर, तो ये एक, अब जैसे मान लीजिए बोला घोड़ा, तो बहुत सारे घोड़े हैं, स्पेसिफिक तो कोई है नहीं। उसी तरीके से वस्तु है, तो कोई वस्तु है पंखा, तो पंखा कोई भी हो सकता है, ओरिएंट का हो सकता है, उषा का हो सकता है, या कई कंपनियां आती हैं जो आपको पसंद हो। स्थान है तो पहाड़, नदी, शहर, गांव, विद्यालय, कोई भी जगह हो सकती है। अब आते हैं भाव पर। भाव का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में होता है जिसे हम क्या है कि नापा नहीं जा सकता है, व्यक्त कर सकते हैं केवल। उसी तरीके भाव हैं जो हमारे व्यक्त होते हैं, कोई नाप नहीं सकता कि मैं, अगर आप खुश हैं या आपका कोई भाव है इस समय, तो वो कितना है। जैसे कि टेम्परेचर नापा जा सकता है, लेकिन वो नहीं नापा जा सकता है कि आपका भाव इस समय क्या है। भाव इन द सेंस रेट वाला भाव नहीं है, इसमें जो भाव है, जो हमारे क्या कहते हैं, गुण हैं, धर्म है, दशा है, कार्य है, जो मनोभाव हैं, उनको बोलेंगे। तो जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रायः गुण, दोष, किसी के गुण हैं तो आप तो जानते ही होंगे, आपके अंदर भी बहुत सारे गुण हैं। और दोष तो हर व्यक्ति के अंदर ही होते हैं, फिर वो व्यक्ति ही नहीं हो सकता। अगला है अवस्था, कि अवस्था का मतलब क्या होता है। अवस्था का मतलब है एक तरीके की सिचुएशन। नेक्स्ट है व्यापार, अमूर्त भाव और क्रिया के मूल भाव जो हैं, ये हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। जैसे सुख, बचपन, तो सुख जैसे क्या है कि आप लोग सुख के लिए ही क्या है कि नौकरी पाना चाह रहे हैं, तो ये आपका भाव है। बचपन है जो आप बिता करके आए हैं, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है आप ही का है। सुंदरता जो सभी की होती है, किसी की मन की होती है, किसी की तन की होती है, तो डिपेंड करता है। मानवता मेरे हिसाब से सबके अंदर होनी चाहिए। मनुष्यता जो आपके अंदर है। शैशव जो आप जानते ही होंगे, आपके आसपास छोटे बच्चे होते। गौरव मतलब एक तरीके से प्राउड हो गया। और दूसरा है नौकरी, तो आप जानते ही हैं। बुढ़ापा, अहंकार, सर्वस्व, अच्छाई, खटास, मिठास, वीरता, माधुर्य, खट्टापन, वीरत्व, लाली इन द सेंस जो एक रेडनेस होती है फेस की, उस सेंस से ले सकते हैं, या सूर्य की लाली, उससे ले सकते हैं। अगला है खेल, लूट, हंसी, चढ़ाई, चुनाव, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा का पार्ट है। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किसी जातिवाचक संज्ञा शब्द सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में, अव्यय शब्दों में किसी न किसी प्रत्यय से जुड़ने से होती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से अगर भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो जातिवाचक संज्ञा में जब हम प्रत्यय का मतलब होता है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्स, सफिक्स, तो जो सफिक्स होता है वही प्रत्यय है हिंदी में। तो जातिवाचक संज्ञा में जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मित्र में अगर हमने ता लगा दिया तो वो बन गया मित्रता,
तो मित्रता एक प्रकार का भाव है और मित्र एक प्रकार की जाति है। वो कई प्रकार के होते हैं, भांति भांति प्रकार के लोग पाए जाते हैं। मित्र हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, जो आज के समय में टॉक्सिक भी हो सकते हैं। बच्चा प्लस पन तो बचपन, ठीक है। कई स्कूल्स के भी नेम हैं और आप लोग ने भी देखा ही होगा अपना बचपन। महात्मा प्लस ये तो महात्म्य। सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखिए, हालांकि अभी हमने सर्वनाम नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंडरस्टूड होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द में जब प्रत्यय लगा देते हैं तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे अपना, ठीक है, ओन का ये भाव है अपना, तो अपने में जब पन लग जाता है तो अपनापन, ठीक। दूसरा है अपना प्लस तो अपनत्व। नेक्स्ट है सर्व प्लस तो सर्वत्व। नेक्स्ट है नोट ये पैसे वाला नोट नहीं है, ये नोट पॉइंट वाला नोट है। तो ममता ऑब्लिक एकता जैसे कुछ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें पूर्णतः भाववाचक संज्ञा ही मानी जाती है, परंतु वाक्य प्रयोग में यदि ये शब्द किसी एक स्त्री विशेष के नाम को प्रकट करते हैं तो वहाँ इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा मान लिया जाता है। जैसे कुछ किसी भी, मान लीजिए महिला का नाम ममता है तो वो फिर भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगी, ठीक, वो उसका क्या है, नाउन में लिया जाएगा। और किसी महिला का नाम अगर एकता है तो हम उसको भाव में नहीं लेकर के उसका नाम जो है संज्ञा के रूप में लेंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ममता शब्द में संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। माँ की ममता अनुपम है। अनुपम का मतलब होता है जिसके जैसा कोई ना हो। तो माँ की ममता अनुपम है तो ये भाववाचक संज्ञा। लेकिन ममता 8वीं में पढ़ती है तो इसका मतलब माँ का इमोशन 8th क्लास में नहीं पढ़ता है, इसका मतलब ममता कोई एक बच्ची है जो क्लास 8th में पढ़ती है। नेक्स्ट है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। विशेषण का मतलब एडजेक्टिव होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता है आप विशेष हैं। क्यों विशेष हैं? आपके अंदर कोई ना कोई अलग गुण होगा। तो इसी प्रकार से क्या है, विशेषण शब्द में जब प्रत्यय लगा दिया जाए तो भाव बन जाता है। जैसे आप अच्छे हैं तो अच्छा प्लस आई, अच्छाई। सुंदरता, सुंदर प्लस ता तो सुंदरता, अगर सुंदर प्लस या तो सौंदर्य। एक प्लस ता एकता। नेक्स्ट है क्रियावाचक। क्रियावाचक शब्द में जब प्रत्यय लगता है तो भाववाचक संज्ञा बना सकते। जैसे सजना, किसी किसी को पसंद होता है, गाना भी है, ठीक, तो उसी तरीके से सजना प्लस आवट तो हो गया सजावट। घबराना, जैसे आप लोग एग्ज़ाम में घबरा जाते हैं या कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो घबराना प्लस आहट तो हो गया घबराहट। मिलना प्लस आवट तो हो गया मिलावट, ठीक, जो दूध वाला करता है ज़्यादातर, सभी नहीं करते हैं, कुछ बहुत। अगला क्या है, मिलना प्लस आप तो मिलाप। संज्ञा के अन्य भेद पढ़ते हैं तो अंग्रेजी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद माने गए। अब देखिए ये व्याकरण में 5 माने गए हैं, ठीक है ना, और हमने यहाँ पर कितने पढ़े हैं, 3। तो हिंदी के हिसाब से अगर देखा जाए, ये देखिए, तो संज्ञा तो मुख्यतः 3 ही भेद हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो इसके 2 बढ़ जाते हैं, जिसमें समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा बढ़ जाती है, ठीक है। समुदायवाचक को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव। समुदाय का मतलब ये कलेक्शन ऑफ अ पीपल, तो वो समुदाय होता है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो जिन संज्ञा शब्दों में व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है, नाम से ही पता है, तो वो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे व्यक्तियों का समूह, जैसे भीड़ है, किसी को पीट देती है तो जो भीड़ है तो वो कलेक्टिव नाउन है। कक्षा यानी क्लास, जिस स्कूल में आप पढ़े होंगे कभी या पढ़ते हैं, तो वो भी एक क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है। दूसरा है सभा, आप भविष्य में कभी नेता बनते हैं या आप किसी जनसभा में जाते हैं तो भी कलेक्शन है। सेना, कुछ लोग सेना में जाएंगे और देश की सेवा करते हैं तो कलेक्शन ऑफ एक तरीके से सिपाही जो होते हैं उनको बोल सकते हैं। सम्मेलन, सम्मेलन आप जानते हैं, लोगों का मिलन होता है वहाँ पर। मिलन होने का मतलब ये नहीं है कि किसी तरीके का मिलन, जैसे क्या है गेट टुगेदर अरेंज करी जाती है तो उसको सम्मेलन बोलते हैं। ये किसी समुदाय का भी हो सकता है, अलग अलग जाति विशेष के हिसाब से बटे हो सकते हैं, या एक धर्म के हिसाब से, या एक देश के हिसाब से, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपका अपना अधिकार है। गिरोह, गिरोह तो आप जानते हैं, जो चोर पकड़े जाते हैं तो इनका गिरोह होता है गैंग। मोबाइल चोरों का, चैन स्नेचरों का, तो उसी को गिरोह। अगला जत्था, जत्था भी एक काइंड ऑफ ग्रुप है। गोष्ठी, मंडली, टीम, टीम तो जानते ही होंगे, और दल, वृंद। वस्तुओं का समूह, तो वस्तुओं का समूह गुच्छा, फूलों का समूह जो होता है वो गुच्छा होता है। मंडल आप जानते ही हैं, झुंड, झुंड जानते ही हैं, इकट्ठे कई जानवरों का एक साथ। और ढेर, ढेर सारा। कुंज, आगार, तो ये सारी चीज़ें क्या है,
ये हो गया आपका कलेक्शन नाउन यानी समुदायवाचक या समूहवाचक। अगला द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब है यहाँ पे द्रव्य से नहीं है, ये द्रव्य का मतलब मटेरियल से है, लिक्विड वाला द्रव्य नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर जो है ये मटेरियल वाला नाउन है। अब मटेरियल में तेल, चांदी, सोना, चावल, घी, पीतल, गेहूँ, कोयला, लकड़ी, ये सारी चीज़ें। संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब नोट पॉइंट पे आ जाते हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद होगा, नोट सभी को पसंद होता है। संज्ञा के दोनों उपरोक्त भेद जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने गए हैं। फिर से समझिएगा, संज्ञा के दोनों उपरोक्त भेद जातिवाचक संज्ञा से ही उपभेद माने गए, मतलब ये दोनों जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा से ही कैटेगराइज हुए हैं। समझ आया आपको? अतः परीक्षा के उक्त विकल्प नहीं होने पर इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा ही मानी जाएगी। मान लीजिए अगर आपको द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप उसको जातिवाचक संज्ञा ही मानेंगे। समझ आया? इतना समझ आया? आगे बढ़े। ठीक है, सभा शब्द में संज्ञा जो है, तो अब सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। समझ आया आपको? अगला है, चूंकि इस प्रश्न के विकल्पों में समुदायवाचक संज्ञा विकल्प उपलब्ध नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में जातिवाचक संज्ञा वाले विकल्प को सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखिए, सभा शब्द में संज्ञा, फिर से इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक। तो जब समुदायवाचक दिया होगा तो हम आंसर क्या लगाएंगे? समुदायवाचक लगाएंगे। इतना समझ आया आपको? ठीक है, विशेष नियम पे आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग कर दिए जाने पर अपने गुणों या विशेषताओं को प्रकट करने लग जाते हैं। ऐसे शब्दों में वहाँ जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द वाक्य प्रयोग में जातिवाचक संज्ञा, ठीक, तो जैसे कश्मीर, उदयपुर राजस्थान का, जैसे उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, तो इसका मतलब ये नहीं है एक्चुअल कश्मीर है, ठीक है ना। तो उदयपुर को एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है और कश्मीर से तुलना की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉपर वाला कश्मीर हो गया। तो कहने का मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करके कर दिए जाने पर अपने गुणों या विशेषताओं को प्रकट करने लगते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या, सीता सावित्री, तो भारत में आज भी घर घर में सीता सावित्री पाई जाती है, और ये बात बिल्कुल सही है, घर घर में सीता सावित्री पाई जाती हैं। तो हमेशा अपने आसपास महिलाओं का सम्मान करें, शुरुआत अपने ही घर से करें। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। गंगा, अरे राधा तो गंगा है, अर्थात राधा गंगा के समान पवित्र है। इज़ नॉट अ मतलब फ्लोइंग ऑफ वाटर। गंगा जो है गंगा के तरीके वो बह नहीं रही है राधा कि कहीं भी बह रही है। कहने का मतलब है कि गंगा जो है, तो मतलब राधा जो है गंगा के समान पवित्र है। अगला क्या है, जातिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर एक व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करने लग जाते हैं, तो वहाँ उन शब्द में या शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, तो नेताजी, तो ये क्या है कि जातिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर एक व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करने लग जाते हैं। तो नेताजी आप जब भी बोलेंगे तो आपके दिमाग में कोई नेता नहीं आएगा। नेताजी जब भी बोला जाता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला आता है, राजस्थान के एकीकरण में सरदार के योगदान को भुलाया जा सकता है। सरदार का मतलब यहाँ सिख समुदाय से नहीं है, सरदार का मतलब यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल से है, जिनको सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के बाद महिलाओं ने दी थी। समझ आया? आपने पढ़ा ही होगा। अगला क्या है, गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। तो गांधी जी से कोई भी गांधी से मतलब नहीं है, उसमें गांधी से मतलब है कि एक ही व्यक्ति हमारे सामने आता है जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो महात्मा गांधी हमारे। अगला क्या है, सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। तो नेक्स्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एवं भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त हो सकते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ये हमेशा क्या, सिंगुलर रहेंगे। इनका बहुवचन प्रयोग कर दिया जाता है तो इनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। आप पूछे कैसे? विभीषण तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो विभीषणों अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा है। समझ आया आपको? दूरी, तो दूरियां, गाना भी है जैसे दूरियां, तो उसी तरीके से चोरी, चोरियां, तो ये जातिवाचक। प्रार्थना, प्रार्थनाएं। अगला है, यदि किसी क्रियावाचक शब्द का प्रयोग कर्ता
कारक के रूप में कर दिया जाता है तो वहाँ उसे क्रिया न मानकर संज्ञा शब्द माना जाता है। फिर से समझिए, यदि किसी क्रियावाचक शब्द का प्रयोग कर्ता कारक के रूप में कर दिया जाता है तो वहाँ उसे क्रिया न मानकर संज्ञा शब्द माना जाता है एवं ऐसे शब्दों में क्रियात्मक संज्ञा मानी जाती है। ये पॉइंट आपको एक बार समझना पड़ेगा। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, तो यहाँ पर घूमना क्रिया जरूर है, लेकिन यहाँ जो घूमना प्रयोग हुआ है वो संज्ञा के रूप में माना जाएगा। अगला है दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है, उसी प्रकार से पीना एक बुरी आदत है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और अगर किसी भी प्रश्न में या मान लीजिए किसी भी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।